गुड आफ्टरनून दोस्तों। गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत 17 जनवरी 2025 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसमें आज 3 टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। पहला, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी गई है। दूसरा जो है, 3 भारतीय परमाणु संस्थान से अमेरिकी प्रतिबंध सूची से बाहर किया गया है। और तीसरा है आपका स्पेसएक्स मिशन, जो कि अंतरिक्ष अन्वेषण में क्रांति लेकर के आई है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स का आज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक्स देखेंगे। 2 तो आपके साइंस एंड टेक से होंगे, एक आपका आर्थिक परिदृश्य से संबंधित है, जबकि परमाणु वाला आप साइंस टेक के साथ साथ उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। दोस्तों, ये जो हम लोग रोज़ न्यूज़ एनालिसिस करें, इसका फ़ायदा क्या होगा? मेंस जो है, जितने भी मेंस एग्ज़ाम होने हैं स्टेट पीसीएस के, प्लस आपके आगामी इंटरव्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो जाते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी 70वीं हो, मेंस हो, किसी भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए आयोग का गठन किया गया है। अब देखिए, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इससे देश में 49 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन भोगी हैं, उन्हें जिससे क्या होगा? लाभ मिलेगा। इस केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए प्रत्येक दशक में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है, यानी प्रत्येक 10 सालों में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है। अभी वर्तमान में 7वां वेतन आयोग चल रहा है, जिसका कार्यकाल 2016 से 2026 तक है। तो चलिए देखते हैं। 7वां वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल जो है 2026 में खत्म होगा। एनके सिंह की अध्यक्षता में इस 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। चलिए, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक में यह मांग उठाई थी। उन्होंने कहा कि जीवन निर्वाह वेतन और जीवन निर्वाह पेंशन की अवधारणाओं पर स्पष्टता होनी चाहिए। अब इन लोगों की मांग थी ट्रेड यूनियनों की कि जीवन निर्वाह वेतन और जीवन निर्वाह पेंशन की अवधारणाओं पर क्या होना चाहिए? सरकार की ओर से क्लियर होना चाहिए कि क्या हो है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी का नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने कहा है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन का निर्धारण पोषण विशेषज्ञ वालेस रुडेल एक्रोएड द्वारा तैयार किए गए फार्मूले के आधार पर किया जाता है। 1957 में आयोजित 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में इसे मंजूरी दी थी। कह रहा है कि अभी जो वर्तमान में जो वेतन का निर्धारण हो रहा है वो पोषण विशेषज्ञ जो है वालेस रुडेल एक्रोएड द्वारा तैयार किया गया फार्मूला के आधार पर किया जा रहा है। ठीक है, तो जो कि 1957 ईस्वी में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में इसको मंजूरी दी गई थी। अब क्या बोल रहा है? यह जो अभी अपर्याप्त हो चुका है, यह फार्मूला अपर्याप्त हो चुका है, यह अब अपर्याप्त है। जीवन की आवश्यकताएं पूरी तरह बदल गई है। इंटरनेट कनेक्टिविटी अब एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है और बड़े पैमाने पर निजीकरण के कारण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का खर्च दोगुना हो गया। हम इन मुद्दों पर पैनल के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। ये ट्रेड यूनियनों का कहना है। ठीक है, कि वर्तमान परिदृश्य में आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है और सभी चीज़ें, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी महंगी होती जा रही है। तो इन मुद्दों को हम जो वेतन आयोग के पैनल होंगे उनके सामने रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर? एक तो नई जो है अर्थव्यवस्था पर नई एक भार बढ़ेगी। दूसरा क्या होगा? इसका भार बढ़ेगा तो वहीं दूसरी ओर क्या होगी? सामाजिक रूप से जो अभी केंद्रीय कर्मचारी हैं और अन्य जो पेंशन भोगी है उनको सामाजिक रूप से उत्थान होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि के खर्च जो है आसानी से हो सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं इसके प्रॉन्स है तो कौन से इस ठीक है 8वें वेतन आयोग के गठन के। ठीक है, चलिए अब तीसरा हम लोग चल रहे 3 भारतीय परमाणु संस्थान जो है पर से अमेरिका ने क्या कर लिया है? प्रतिबंध हटा लिया है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि 3 भारतीय परमाणु संस्थान अमेरिकी प्रतिबंध सूची से बाहर किए गए। आज हमने करंट अफेयर्स में भी इसका हल्का सा चर्चा किया था। ठीक है, अब इसका हम लोग यहाँ डिटेल में देखेंगे। 15 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने 3 भारतीय परमाणु संस्थाओं
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको BARC या बार्क कहते हैं। दूसरा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको IGACR कहते हैं। और इंडियन रेयर अर्थ्स यानी IRE को अपनी प्रतिबंध सूची से हटा दिया। ठीक है, अमेरिका ने इन 3 संस्थानों से क्या किया है, अपनी प्रतिबंध सूची से हटा दिया गया। अभी देखिए 2025 में इन पर से प्रतिबंध सूची से हटाया गया, लेकिन इसको जो है कब इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो 1998 में जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था उसी समय जो है, और भारत के परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने पर अमेरिका ने यह प्रतिबंध लगाया था। यानी कि लगभग 27 वर्षों के बाद अब भारत के इन 3 संस्थानों से क्या किया गया है, प्रतिबंध को हटाया गया है। तो यही देखेंगे हम लोग 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करने और परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने पर अमेरिका ने यह प्रतिबंध लगाया था। चलिए प्रतिबंधों का मुख्य तथ्य इसमें देखेंगे। प्रतिबंधों को क्यों हटाया गया, प्रतिबंधों को हटाना यह कदम जो है 2008 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि 2008 के जो समझौते थे उस पर अड़चन आ रही थी, इसीलिए इसको हटाया गया है। अब देखिए इससे क्या होगा, भारत अमेरिका सहयोग। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग के लिए बाधाओं को दूर करेगा। अभी हाल फिलहाल में हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत आए थे और उन्होंने भारतीय अधिकारियों से या मंत्रियों से मुलाकात भी की थी और इन्हीं विषयों पर चर्चा हुई थी। इसीलिए जो है क्या हुआ कि असैन्य परमाणु सहयोग के लिए जो बाधाएं थी उसको दूर की गई है। ठीक है, चलिए अब 3 भारतीय परमाणु संस्थान कौन कौन से उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क, यह भारत की प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा केंद्र है जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। यह रिएक्टर, रेडियो आइसोटोप और परमाणु चिकित्सा सहित परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करता है। दूसरा संस्थान हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR। यह जो है तमिलनाडु के कलपक्का में स्थित एक अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। यह परमाणु ऊर्जा विभाग DAE का एक हिस्सा है और मुख्य रूप से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और उन्नत परमाणु प्रणालियों के क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है, तीसरा है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। यह जो है भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना जो है भारत में दुर्लभ मृदा खनिजों और उनके यौगिकों के विकास और दोहन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय भी कहाँ है, मुंबई में है। चलिए अब प्रभाव इसका क्या पड़ेगा प्रतिबंध से हटाने से। प्रभाव इसका यह होगा कि प्रतिबंध सूची से इन संस्थाओं को हटाने से भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। अब तीसरा टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, ये क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, चलिए तो तीसरा मिशन क्या था, स्पेस टेक्स मिशन, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में क्रांति लेकर आएगा। ठीक है, तो देखिए स्पेस टेक्स मिशन का के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे अंतरिक्ष में भारत के भविष्य को दिशा देना है। ठीक, अब ये जो है PIB का न्यूज़ है, इसी के अनुसार PIB के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेस टेक्स का पूरा नाम क्या है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट या स्पेस डेक्स मिशन का डॉकिंग ऑपरेशन 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक पूरा हो गया, जिससे भारत में अंतरिक्ष डॉकिंग ऑपरेशन करने में सक्षम देशों के विशिष्ट समूह में भारत शामिल हो गया और इस प्रकार की यह सफलता प्राप्त करने वाला भारत चौथा देश है। इस सफलता के साथ भारत यह तकनीक की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया, दुनिया का चौथा देश बन गया है। ठीक है, इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C-60 का उपयोग करके स्पेस डेक्स अंतरिक्ष यान को के सफल प्रक्षेपण के साथ मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है, अब क्या है, इस अभूतपूर्व मिशन का उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष यान के मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग में भारत की तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन करना है, जो कि उपग्रह के सर्विसिंग,
अंतरिक्ष स्टेशन संचालन और अंतर्ग्रहीय अन्वेषण जैसी भविष्य की प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता का निर्धारण करता है। स्पेस डेस्क जो है उपग्रहों में से एक 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्पेस डेस्क में क्या खासियत है? स्पेस डेस्क एक लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है जिसे 62वें PSLV उड़ान द्वारा प्रक्षेपित 2 छोटे अंतरिक्ष यानों का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यह मिशन जो है भारत की भविष्य की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें से अंतरिक्ष में जो मिशन है उनमें से चंद्र मिशन, वहां से नमूना की वापसी और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS का विकास शामिल है। तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है स्पेस डेस्क मिशन। अब स्पेस डेस्क मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? 2 छोटे अंतरिक्ष यानों का उपयोग करके मिलन करना, डॉकिंग के लिए प्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन करना है। डॉक की गई स्थिति में नियंत्रण क्षमता का प्रदर्शन करना है। लक्ष्य जो है अंतरिक्ष यान के जीवन को बढ़ाने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। डॉक किए गए अंतरिक्ष यान के बीच शक्ति हस्तांतरण का परीक्षण। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। मिशन अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है और तथा अंतरिक्ष अन्वेषण के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के प्रति इसरो की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ठीक है, अब स्पेस डेस्क अंतरिक्ष यान, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्पेस डेस्क अंतरिक्ष यान जो है, स्पेस डेस्क मिशन में 2 छोटे उपग्रह शामिल हैं, जिसमें SDX-01 है जो कि चेजर है और SDX-02 जो कि टारगेट है। ठीक है, प्रत्येक का वजन कितना किलोग्राम है? 220 किलोग्राम है। यह अंतरिक्ष यान प्रकृति में उभयलिंगी है, यानी डॉकिंग के दौरान कोई भी अंतरिक्ष यान चेजर यानी सक्रिय अंतरिक्ष यान के रूप में कार्य कर सकता है। वे सौर पैनल, लिथियम आयन बैटरी और एक मजबूत बिजली प्रबंधन प्रणाली से लैस हैं। अब स्पेस डेस्क मिशन में शामिल स्वदेशी प्रौद्योगिकी कौन कौन सी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। डॉकिंग तंत्र जो है स्वदेशी प्रणाली है। 4 रेंदेवूस और डॉकिंग सेंसरों का एक समूह, ये भी स्वदेशी। शक्ति स्थानांतरण प्रौद्योगिकी, स्वदेशी उपन्यास, स्वायत्त मुलाकात और डॉकिंग रणनीति। अंतरिक्ष यानों के बीच स्वायत्त संचार के लिए अंतर उपग्रह संचार लिंक। ISL, जिसमें अन्य अंतरिक्ष यानों की स्थिति जानने के लिए अंतर्निहित बुद्धिमत्ता शामिल है। अन्य अंतरिक्ष यान की सापेक्ष स्थिति और वेग निर्धारित करने के लिए GNSM आधारित नवीन सापेक्ष कक्षा निर्धारण और प्रसार प्रोसेसर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन, सत्यापन और परीक्षण दोनों के लिए सिमुलेशन परीक्षण बेड इत्यादि जो है यह स्वदेशी है। ठीक है, स्पेस डेस्क अब क्या है? भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाना है इसका मुख्य उद्देश्य। देखिए, स्पेस डेस्क मिशन भारत के अंतरिक्ष क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसरो के भविष्य में अधिक जटिल और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रयासों के लिए तैयार करता है इस प्रकार का उपलब्धि। ठीक है, इस उपलब्धि का महत्व पर जोर देते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात को रेखांकित किया कि स्पेस डेस्क भारत को अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने अंतरिक्ष में जीव विज्ञान के अनुप्रयोगों का पता लगाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इसरो के बीच महत्वपूर्ण सहयोग पर भी प्रकाश डाला है। किन्होंने? जितेंद्र सिंह जी ने, जो अंतरिक्ष विज्ञान राज्य मंत्री हैं उन्होंने। अब देखेंगे अंतरिक्ष डॉकिंग जो आगामी अंतरिक्ष मिशनों जैसे कि चंद्र अन्वेषण, अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है और भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन होगा ये। ठीक है, इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर जो है इसरो ने स्वायत्त डॉकिंग की नींव रखा है, जो चंद्रयान 4 जैसे भविष्य के मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता है। इसके अलावा स्पेस डेस्क मिशन भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष लक्ष्यों जैसे कि गगनयान मिशन, चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आज का जो है न्यूज एनालिसिस यहीं तक समाप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग कल फिर इसी टाइम में और नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला को आप लोग लाइक, शेयर
कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।